हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट बजट एंड इट्स कंपोनेंट्स। गवर्नमेंट बजट, देखो बजट जैसे ही आपके सुनेगा ना तो बजट के नाम पे क्या समझ में आता है हमको? बजट मैंने जहाँ पर हमारी इनकम होगी और जहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस सारे हमने लिख रखे होंगे और उसमें हमने एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस बना रखा होगा। कहीं ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं कहीं किसी भी तरीके से हमारी इनकम से ज़्यादा ना हो जाए, यही होता है ना बजट। हाँ, यही होता है बजट। तो यहाँ हम पढ़ेंगे क्या? यहाँ हम पढ़ेंगे हमारे भारत सरकार जो हमारी गवर्नमेंट उनका जो बजट है ना, वो बजट क्या होता है और उस बजट में कैसे कैसे उनके रिसीट्स होते हैं। माने जो बजट है गवर्नमेंट क्या काम करती है जिससे वो पैसा उनके पास आता है और वो जाने वो क्या खर्चे करती है जहाँ से उसके पास से पैसा चला जाता है। तो हम चलते हैं अपने बजट की साइड पे। नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। हैव पेशेंस, पेशेंस के साथ काम करें। जो चीज़ आपको चाहिए डेफिनेटली आपके पास होगी। बात कर रहे थे हम किसकी? बजट की। क्या होता है बजट? बजट एक स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या लिखते हैं? जिसमें हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स लिखते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स यानी कि रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर्स भी कह सकते हैं उनको, रिसीट्स है ना। अच्छा, ये कैसे होते हैं? एक्सपेक्टेड होते हैं भाई, अभी हुआ नहीं है ना। हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं अपनी, ठीक है ना। गवर्नमेंट बजट हमेशा आ जाता है तो वो एक साल के, इस साल में गवर्नमेंट ने क्या क्या अपने काम करेगी, कैसे काम करेगी, कहाँ पे खर्चे करेगी अपने सारे, किन किन पॉलिसीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, वो सारी चीज़ें। तो ये कैसा होता है? ये एक्सपेक्टेड होता है। अच्छा ठीक है, क्यों क्यों बनाएंगे हम? ये हम बनाते हैं ग्रोथ विद स्टेबिलिटी के लिए, है ना। जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं, हम घर का बजट क्यों बना रहे हैं? इसीलिए बना रहे हैं ना कि कहीं हमारे खर्चे ज़्यादा ना हो जाएं और ग्रोथ भी हमारी होती रहे, कुछ सेविंग्स भी हमारे पास होती रहे। ऐसे ही गवर्नमेंट हमारी बजट बनाती है, इसलिए बनाती है कि ऑल ओवर हमारी इंडिया का ग्रोथ होगा, लेकिन किसके साथ होगा? स्टेबिलिटी के साथ होगा, है ना। स्टेबिलिटी, स्थिरता के साथ होगा, ग्रोथ हो जाएगी। तो आपको डेफिनेशन एकदम क्लियर होगी कि बजट क्या है। बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर को शो किया जाता है। क्यों शो किया जाता है? जिससे ग्रोथ विद स्टेबिलिटी को फोकस किया जा सके। समझ में आई इतनी बात? अच्छा, ये आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक आर्टिकल लिखा हुआ, आर्टिकल 112, उसी में ये बात मेंशन कर दी गई थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना हर ईयर अपना एक बजट लोकसभा राज्यसभा बोथ हाउसेस में प्रेजेंट करेगी ही करेगी, करना होगा उसको, ठीक है। इन द सेम वे आर्टिकल 202 में स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये ऑर्डर दिए गए थे कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना एक बजट पास करेगी, जो उसे कहाँ पे दिखाना होगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हर ईयर यहाँ पर उसको अपना बजट शो करना होगा, है ना। क्योंकि बजट बनाने से क्या होता है? बजट बनाने से हमारे रिसीट्स और हमारे एक्सपेंडिचर हमको समझ में आ जाते हैं कि इतना है और इतना इन फ्यूचर हम कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, तो कुछ ऑब्जेक्टिव, हालांकि इन ऑब्जेक्टिव्स को बहुत हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई मीन नहीं, लेकिन फिर भी एक बार ये ऑब्जेक्टिव, वाई बजट, क्यों बनाते हैं हम बजट? ये हमारी गवर्नमेंट भारत सरकार क्यों बनाती है बजट? तो आ जाते हैं सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ के लिए। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पढ़ा है आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ग्रोथ के लिए, है ना। तो ये ग्रोथ बढ़ती चली जानी चाहिए और बढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे हम अपना घर है, हमारे घर है, घर में हम अपनी चीज़ों को रखते हैं तो हम ये चाहेंगे क्या कि इस बार सामान हमारा और कम आना चाहिए, या फिर हम कुछ भी नया परचेज नहीं करें, या फिर घर में कुछ भी अपना इनोवेशन या रिनोवेशन ना करवाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। ऐसे ही सेम वे यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारी कैसी हो? हमारी जीडीपी ग्रोथ हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और बढ़े और प्रोडक्शन हो, है ना। इसलिए वो क्या करती है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं ना, जो हमारे इंटरनल फैसिलिटीज़ होती हैं उस पर वो हमारे लिए खर्चा करती है, ठीक है ना। जीडीपी ग्रोथ के लिए और पढ़ लेते हैं बैलेंस रीजनल ग्रोथ के लिए। बैलेंस रीजनल ग्रोथ देखो, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं इंडिया में जो बहुत बैकवर्ड है, ठीक है। तो ये रीजनल ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो इस बार गवर्नमेंट देखती है इस ईयर में कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो ज़्यादा ग्रोथ कर गया और कौन सा ऐसा स्टेट है जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गया।
तो इस ग्रोथ को बैलेंस ले करके आने के लिए फोकस करती है उसकी साइड पर जो थोड़ा बैकवर्ड हो गया। तो उसके लिए नया प्लान, कोई भी नई पॉलिसी उन जगहों के लिए निकाला जाता है। जैसे सेस है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, वहाँ पे तरह तरह की आप वो पॉलिसी बना लेती है और मतलब उसको टैक्स फ्री कर देती है, टैक्स एग्जम्पशन दे दिए जाते हैं वहाँ के लिए। तो बैलेंस, रीजनल ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए। और क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। एलोकेट माने बांटा जाता है उसको। या आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स है ना, यूज ऑफ द रिसोर्सेज विद योर माइंड जस्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, है ना। आप रिसोर्सेज यूज करेंगे लेकिन इतना नहीं कर डालेंगे कि फ्यूचर के लिए कुछ बचे ही नहीं, ठीक है। तो उसका एलोकेशन आप कैसे करेंगे, तो ये गवर्नमेंट का काम है। ये सोच के करती है कि एलोकेशन इस तरीके से हो रिसोर्सेज का कि सबको मिल सके, सबको प्रॉपर तरीके से मिल सके। अगर उसे लगता है कि यहाँ इस स्टेट में ज़्यादा रिसोर्सेज है तो ठीक है ना, वहाँ से रिसोर्स उठ के दूसरे स्टेट में भी तो आ सकते हैं, है ना। ये प्लानिंग सारी किस में कर दी जाती, बजट के थ्रू कर दी जाती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ देखो ऐसा है, इंडिया में आपने थोड़ा सा भी आप चलेंगे कहीं पर भी आपको दिख जाएंगे बहुत सारे लोग रिच हैं और बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं। तो यहाँ पर इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई, लोगों को नौकरी देना, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देना, तरह तरह की पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, कई सारी कंपनीज, फर्म यहाँ पर खुलवाना, जिससे कि हर एक लोगों को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वेल्थ या इनकम मिल सके। सबको इक्वल हो तो नहीं पाता, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ तक बहुत सारी कोशिशें करती है। इसके लिए बहुत सारे प्लान भी लेकर के आती है, पॉलिसीज भी लेकर के आती है। देखो रिसेंट में भी आप देखेंगे मोदी सरकार को अगर आप देखते हैं, या किसी भी सरकार के लिए, हम किसी एक उसके फेवर में नहीं रहते, है ना, किसी के लिए भी बहुत सारे किसी तरह तरह के ना वो अभियान ले करके आ जाते हैं, है ना। तो इन अभियान का क्या मतलब होता है, इस यही तो है कि सबके लिए इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए कैसा हो जाए, जहाँ तक हो सके वो अच्छा हो, सेम हो जाए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वही वाली बात आ गई, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे अभी जैसे कोविड के टाइम पर भी अभी गवर्नमेंट ने कितना निकाला हुआ है ना, कि एम्प्लॉयमेंट, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, जिनके पास इस टाइम पे जॉब नहीं है उन लोगों को भी जॉब मिल सकें। तो तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देना, ठीक है। तो उसके लिए भी ये बजट का मेन उद्देश्य होता है कि भाई अगर हम बजट बना रहे हैं तो हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके, क्योंकि वो काम करेंगे तो उनकी इनकम में सुधार आएगा। तो क्या होगा, हमारी पर कैपिटा इनकम सुधरेगी, तो ऑब्वियस बात आकर के लास्ट में क्या हो जाता है, हमारे जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा। इंडिया जो एक डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सही है। और चलते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना। स्टेबिलिटी, ना तो इन्फ्लेशन की कंडीशन हो और ना ही डिफ्लेशन की कंडीशन हो। इन्फ्लेशन बहुत महंगाई हो जाना, डिफ्लेशन बिल्कुल ही गिर जाना, ठीक है। दोनों ही कंडीशन हमारे लिए खतरनाक होती हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी तो भी हमारी पहुंच से बाहर है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी, इसका मतलब तो बहुत ही ख़राब कंडीशन है, बहुत ख़राब कंडीशन है। इसका मतलब प्रोडक्शन ही नहीं है, जो चीज़ें इतनी सस्ती होती चली जा रही हैं कि कोई खरीदने वाला भी नहीं है यहाँ पर। तो जब खरीदने वाला नहीं है तो हम प्रोडक्शन करके क्या करेंगे। लास्ट चैप्टर में इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप आपने पढ़े हैं। इन्फ्लेशन की कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को रोक देती है, और डिफ्लेशन की कंडीशन में और ज़्यादा एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर करने स्टार्ट कर देती है। यहाँ हम वर्ड एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस कुछ क्लियर कर दें। एक्सपेंसिव, छोटे जो खर्चे होते हैं उनको हम एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ हम एक ह्यूज अमाउंट लेकर के आते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो कॉमर्स के लैंग्वेज में ज़्यादातर आपने देखा होगा एक्सपेंडिचर वर्ड ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम आपको एक ह्यूज अमाउंट की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स तो आपको ऑलमोस्ट ये क्लियर हो गए होंगे। बात आ जाती है यहाँ के मेन पॉइंट्स की, कॉम्पोनेंट्स पे चलते हैं हम। रिसीट्स एंड पेमेंट्स। आखिर ये जो बजट हमारा बनता है ना, इसमें हम रिसीट्स और पेमेंट की या फिर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की बार बार बात कर रहे हैं, तो फिर ये रिसीट्स आखिर गवर्नमेंट के पास आती कहाँ से। भाई गवर्नमेंट तो खुद तो कोई काम करती नहीं है, तो उनके पास ये पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। तो एक तो हो गया रिसीट्स। रिसीट्स में दो काइंड्स, एक कैपिटल रिसीट्स, दूसरा रिवेन्यू रिसीट्स। एक्सपेंडिचर में भी सेम, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अब हम पढ़ेंगे इसको आज डिटेल में, ठीक है। तो चलते हैं कॉम्पोनेंट्स की साइड पर। जब पहले हम पढ़ाएंगे रिसीट्स को, उसके बाद पढ़ाएंगे आपको इसके एक्सपेंडिचर्स के। सो लेट्स स्टार्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट। सो देयर आर टू काइंड्स, ठीक है।
फर्स्ट वन बजट रिसीट्स एंड वन बजट पेमेंट्स, ठीक है, और एक्सपेंडिचर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लेन बजट रिसीट्स, ठीक है। बजट रिसीट्स के बारे में पहले चलते हैं कि गवर्नमेंट के पास ये जो इनकम है वो कैसे आती है, ठीक है। गवर्नमेंट पैसा कैसे अर्न करती है अपने पास, उसके बाद फिर हम उसके एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, इसके वो बात बाद में। पहले हम बात करते हैं रिसीट्स की। रिसीट्स को भी हमने एक फ्लो चार्ट एक बनाया है, अगर हो सके तो आप इसी फ्लो चार्ट को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको क्लियर होता है। देन बजट रिसीट्स की बात करते हैं तो बजट रिसीट्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होती है रिवेन्यू रिसीट और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। अब रिवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंसेस होते हैं? देखो, रिवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं देन डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी, ठीक है, जिसमें पैसा कमाते हैं लेकिन कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, माने उसके बदले का आपको वहाँ पर उसकी लायबिलिटी कोई भी आपको क्रिएट नहीं हो रही। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, तो उसके बदले की लायबिलिटी कुछ नहीं, सिर्फ हमारे पास वो आ ही आ रहा है, ठीक है ना। हम कहीं भी काम कर रहे हैं, काम करने के बदले हमारे पास पैसे आ रहे हैं, लायबिलिटी कोई भी क्रिएट नहीं कर रहे। जब लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे इसका मतलब कोई एसेट भी रिडक्शन नहीं कर रहे हैं। एसेट रिडक्शन करने का मतलब ये कि पैसा कमाया, जैसे माना हमने अपनी एक गोल्ड की रिंग को बेच करके और फिर हमारे पास पैसे आए, वहाँ पर हमारी एसेट हमारे पास से चली गई, तो वो रिवेन्यू रिसीट में नहीं आएगा। रिवेन्यू रिसीट में कौन सी चीज़ें आती हैं? रिवेन्यू रिसीट्स are those receipts that do not create any liability as well as do not cause any reduction in assets, ठीक है। इसके बदले की कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती और ना ही हमारा किसी भी तरीके के कोई भी एसेट का नुकसान होता है, ठीक है। काम करते तो काम करने के बदले में हमारे पास रुपया आ जाता है। तो ये हमारी कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी रिवेन्यू रिसीट्स हो गई, ठीक है ना। अब रिवेन्यू रिसीट को, जैसे रिवेन्यू रिसीट को भी हमने दो पार्ट में इसमें डिवाइड कर देंगे। एक तो होती है टैक्स रिसीट्स और दूसरी होती है नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स मतलब, टैक्स क्या चीज़ होती है? टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होता है जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या फिर कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं जो इंडिया में रहती हैं, दे हैव टू पे डैट। आपको पेमेंट करना ही करना होगा, समझ गए। हाउस होल्ड्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, कोई भी कॉर्पोरेट फर्म होगी, आपको वो गवर्नमेंट को पेड करना ही करना है। वो टैक्स होता है, उसे टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू पैसा कमाती है, तो गवर्नमेंट की इसमें कोई लायबिलिटी थोड़ी बनी या फिर गवर्नमेंट की किसी एसेट को थोड़ी आप नुकसान पहुंचा। आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, टैक्स में भी कौन से, और अब टैक्स के भी हमने कुछ काइंड्स हैं वो भी हमने लिखे हैं। देखो, एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है और एक रिग्रेसिव टैक्स होता है। अब समझे प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? प्रोग्रेसिव जो इनकम के बढ़ने के साथ साथ अगर टैक्स की रेट बढ़ती है, जैसे 1 लाख पर 5%, देन 1,50,000 पर और 7%, उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ये पुअर के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि देखो उनकी इनकम कम होती है तो उन पर कम रेट से, परसेंटेज से टैक्स उन पर इम्पोज किया जाता है, समझ गए। लेकिन रिग्रेसिव ऐसा नहीं होता। रिग्रेसिव में रेट फिक्स कर दी जाती है बिल्कुल। जैसे माना 1 लाख पर 10% देना ही देना है, 1 लाख पर 10% देना है, माने 10% उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा कि टैक्स की रेट है 10%, ठीक है। पुअर की अगर इनकम हो रही 10,000 की तो भी वो 10% दे रहा है, किसी की हो रही है 10 लाख रुपए की, वो भी 10% दे रहा है ना। तो ये पुअर पर एक तरीके का बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। कौन सा टैक्स? रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है, जिसमें रेट फिक्स होती है। लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्स में इनकम के साथ साथ रेट बढ़ा दी जाती है, तो उसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, समझ गए। दूसरा होता है वैल्यू एडेड टैक्स या फिर स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, है ना। वैल्यूज पे जो गुड्स सर्विसेज यहाँ प्रोडक्शन किया जाता है उस पर ये लगाया जाता है, जिसमें जीएसटी आपको पता ही है, जीएसटी जैसे लगता है ना। कुछ स्पेसिफिक टैक्स वो होते हैं जो किसी भी कॉमोडिटी के स्पेशल साइज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से उस पर इम्पोज कर दिए जाते हैं, तो वो हमारे स्पेसिफिक टैक्स के अंदर आ जाते हैं, समझ गए। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? ये डायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन के ऊपर लगा है लीगली उसी को ही पेड करना पड़ेगा। जैसे हमारा इनकम टैक्स, भाई हमारी इनकम पे लगा है ना, तो हमें तो पेड करना होगा, समझ गए। जिसमें टीडीएस कट जाता है। गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेमेंट तब मिलता है जब पहले ही उनका वहीं पे अकाउंट में उनका पैसा उड़ा दिया जाता है उतना, तो वो तो भाई उन्हें ही पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए उसको
क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसे हम दूसरे के ऊपर अपना अपना बर्डन दूसरे के ऊपर हम शिफ्ट कर ही नहीं सकते हैं एट एनी कॉस्ट। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप दूसरे के ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। हाउ, कैसे कर लेंगे, देखो इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी या जीएसटी वगैरह आ जाता है। जैसे शॉपकीपर के ऊपर लगा है ना, तो वो किससे ले लेगा, वो कस्टमर से ले लेगा भाई, उसी सामान के ऊपर है ना, तो वो उसने गवर्नमेंट को पेड करना है, वो किससे वसूल लेगा, कस्टमर से वसूल लेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो आप दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को। ये हमारी रेवेन्यू रिसीट्स चल रही हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स में आप किसी भी लायबिलिटी को यहाँ क्रिएट नहीं होती है, ना ही किसी एसेट में कोई डिडक्शन किया जाता है। चले आगे। अब ये तो हमारी रही पर टैक्स की बात। जब गवर्नमेंट टैक्स से पैसा कमाती है तो बिना टैक्स के भी तो पैसे कमाती है, वो कहाँ है, वो ये है, देखो ये रही नॉन टैक्स रिसीट्स हमारे, यहाँ देखिए हमने सारे यहाँ से शुरू हो जाएंगे। फीस, फीस कौन सी, एडमिनिस्ट्रेशन से काम कराते हो, रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो ऑफिस में, डेथ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, और वो ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, उससे रिलेटेड काम कराने जाते हो, तहसील में जो काम होते हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेशन से सारा जो रिलेटेड जो फीस जाती है वो सारा फीस गवर्नमेंट की इनकम है। समझ रहे हैं, है ना। फाइन, फाइन मतलब देखो, फाइन मतलब आपने गवर्नमेंट के बनाए हुए किसी भी लॉ को अगर ब्रेक किया है, जैसे हेलमेट पहन के नहीं जाओगे, अभी हुआ था बीच में, है ना, ट्रांसपोर्ट से, वो सब फाइन है। गवर्नमेंट की इनकम ही तो हो रही थी उससे, जो चालान कट रहे थे इतने ज़्यादा। समझ गए। अब आ जाते हैं एस चीट। एस चीट बहुत मज़ेदार होती है। एस चीट क्या होता है भाई, जिसका लीगल हेयर नहीं होता। लीगल हेयर माने लीगल, अगर किसी का उत्तराधिकारी नहीं है ना, किसी का वारिस नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, तो उससे मिलने वाला रेवेन्यू, माने वो सारी जो चीज़ें होती हैं, उसकी सारी एसेट है, उसका सारा सब कुछ है, वो कहाँ पहुँच जाता है, गवर्नमेंट के पास पहुँच जाता है। दैट इज कॉल्ड एस चीट। समझ गए, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है समझें। देखो ये सुना होगा आपने, हाईवेज बनते हैं, हाईवे बनते हैं तो जितना भी पास में जो भी और किसी और का जो होता है, किसी और की लैंड है या किसी और का कोई भी खेत है, फार्म है, उसको हटा करके उसे रुपए दे दिए जाते हैं थोड़े से, और गवर्नमेंट उसमें अपना काम कर लेती है, तो उसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाता है। स्पेशल असेसमेंट कहलाता है। गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या हुआ भाई, उसको तो हमने ले दे करके हटा दिया, उसका खेत था हमने उसको हटा दिया, वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना हाईवे बना लिया, हाईवे से होने वाली जो इनकम है और ज़्यादा इनकम होने लगी गवर्नमेंट। स्पेशल असेसमेंट है, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। ये स्पेशल असेसमेंट के अंदर आते हैं सारी चीज़ें। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज एकदम क्लियर है। पब्लिक एंटरप्राइज जो गवर्नमेंट की जितनी भी सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की जो फर्म्स हैं सारी, उससे होने वाली उसकी इनकम, स्टील के प्लांट्स हैं, ऑयल से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट की हैं, ठीक है, वो सारे उससे रिलेटेड जो भी इनकम आती है वो यहाँ आ जाती है, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द स्पेक्ट्रम 2G 3G 4G। इससे सेल करने से गवर्नमेंट को जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी उसकी इनकम हो रही है वो आ गई, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया हमारा सारा। और क्या होता है, ग्रांट्स एंड डोनेशंस। कोविड के टाइम पे कितना ग्रांट आया, कितना लोगों ने डोनेट किया। कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो अदर कंट्रीज से भी आते हैं, प्लस इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं वो भी डोनेट करते हैं, तो उससे भी गवर्नमेंट की क्या हो जाती है, यहाँ पर उससे भी इनकम होती है। समझ गए आप मेरी बात को। तो ये है आपकी नॉन टैक्स रिसीट्स। तो हमने पढ़ाया अभी आपको रिवेन्यू रिसीट्स, ये सब हमने जो पढ़ाया अभी आपको रिवेन्यू रिसीट्स सारी पढ़ा दी। अब चलते हैं हम अपनी कैपिटल रिसीट्स की साइड, ठीक। सो नाउ मूव ऑन कैपिटल रिसीट्स। अब होता है भाई कैपिटल रिसीट्स का होता है, ऑब्वियस बात है रेवेन्यू रिसीट से बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर एक लायबिलिटी भी क्रिएट होगी और यहाँ पर एसेट्स में रिडक्शन भी होगा। तो कैपिटल रिसीट्स आर दो रिसीट्स दैट क्रिएट अ लायबिलिटी एज वेल एज रिडक्शन इन एसेट्स आल्सो। देन हाउ, ठीक है। देखो क्लासिफाई अगर हम करते हैं तो रिकवरी ऑफ लोन, लोन हमें रिकवर हो गया है, लोन हमें मिल गया है ना, तो इनकम तो हो गई हमारी, लेकिन जो इस टाइम पर हमने एज ए एसेट अपने लोन को दिखा रखा था वो हमारा अब कम हो गया है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टाइम से लोन देती रहती है, ठीक है। जिस टाइम पे उसने लोन दे दिया,
लोन हमारा क्या बन गया, हमारी तो भाई एसेट हो गई, मिलेगा कभी ना कभी, लेकिन जिस टाइम पर वो रिकवर हो गया, इनकम तो आ गई, लेकिन हमारी एसेट वहाँ पे कम हो गई। सही, दोनों पॉइंट क्लियर। बोरिंग्स, बोरिंग्स क्या होता है, देखो बोरो कर सकती है गवर्नमेंट, आम पब्लिक से कर सकती है ना, आरबीआई से कर सकती है, या फिर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमने कहीं से भी बोरो किया है तुरंत ही हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। लायबिलिटी क्रिएट होगी नहीं होगी, ठीक है, इन फ्यूचर हमको वी हैव टू पे बैक, राइट। और आ जाते हैं अदर रिसीट्स, अदर रिसीट्स में जैसे डिसइन्वेस्टमेंट आ जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट माने, अच्छा वैसे एक सिंपल सा एक पार्ट समझ लें पहले, अपनी सिंपल एक लैंग्वेज बताएं, जैसे अपने ही घर है, अपने ही घर का एक छोटा सा पार्ट सेल कर देना, छोटा सा माने एक छोटा रूम सेल कर देना, बस। अब आप समझे डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है उसके शेयर को पब्लिक में उसको सेल कर देना है, यानी कि अपने ही इन्वेस्टमेंट्स के साथ विड्रॉल कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है। जब गवर्नमेंट के पास कहीं भी किसी तरीके की कमी होती है तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करती है, माने अपने ही शेयर्स को मार्केट में सेल कर देती है। समझ में आ गए? आई थिंक कैपिटल रिसीट्स आपको क्लियर है, सिंपल है कैपिटल रिसीट्स। भाई रिसीट्स बहुत हो गए, अब चलते हैं, रिसीट्स हमने बहुत इकट्ठे कर लिए, बहुत पैसा आ गया। यहाँ अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर कैसे करती है गवर्नमेंट, इन द सेम वे, सेम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, now let's start budget expenditure, right? Budget in the same way, revenue expenditure and capital expenditure, दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर, हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो बजट एक्सपेंडिचर हो जाता है। बात करेंगे सबसे पहले हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, सेम, द एक्सपेंडिचर that does not create any asset and does not cause any reduction in liability, जो किसी भी एसेट को क्रिएट नहीं करते और ना ही किसी लायबिलिटी को रिडक्शन करते हैं, द एक्सपेंसेस फॉर द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स सच एज, कौन से होते हैं, जैसे वेजेस बिल ऑफ द गवर्नमेंट के जो वेजेस बिल बनाए जाते हैं, एंड इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है, या फिर एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज पे जो खर्चा करती है, या फिर डिफेंस परचेज जो किया जाता है, ठीक है ना। ये जितनी भी ग्रांट्स होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देता है, वो सारे है ना, वो सारे अगर हम उसको देखते हैं तो उससे कोई भी एसेट नहीं बन रही है और ना ही किसी लायबिलिटी में कोई भी रिडक्शन हो रहा है, तो ये सारे जो हमारे एक्सपेंडिचर्स है वो किस में आ जाते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, ऑब्वियस बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसका मतलब कोई ना कोई एसेट क्रिएट हो जाएगी, इसका मतलब बहुत सिंपल है, एसेट क्रिएट हो रही होगी तो इसका मतलब लायबिलिटी में रिडक्शन हो जाएगा तुरंत, इसका मतलब बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट इतने सारे स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बना रही है, रोड बना रही है, डैम बनाती है, वो सारे देखो लैंड बिल्डिंग में जो एक्सपेंडिचर होते हैं, है ना, नई मशीनरी इक्विपमेंट्स जो बाहर से मंगाए जाते हैं या बनाए जाते हैं उस पर होने वाले हमारे एक्सपेंडिचर्स, है ना, या फिर जो शेयर परचेज करती है वो कहीं से भी, है ना, या फिर वो जो लोन सेंट्रल गवर्नमेंट किसको दे देता है, स्टेट गवर्नमेंट को देता है या किसी और कंट्री को देता है, वो सारे हमारे क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, क्योंकि सबसे लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो जाती है ना। यहाँ पर चलते हैं, है ना, प्लान एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। नॉन प्लान, प्लान समझ रहे हैं आप, ये सब जो हमने अब से पढ़ा है ये सब प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है। नॉन प्लान वो होता है जो कभी भी कैसे भी हो जाता है, ज़्यादातर इसमें इन्हीं लोगों के खर्चे होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट होती है उससे रिलेटेड खर्चे, या फिर कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ गई और अचानक से हमें बहुत बड़ा कोई खर्चा करना पड़ा, जैसे कोविड के टाइम पे किया हुआ है, ठीक है, इतने सारे गवर्नमेंट ने लोगों के लिए इतनी सारी जो पॉलिसीज और प्लान्स निकाले, उसमें जो खर्चा हो गया वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है, ठीक है। एक जो बैलेंस बजट होता है वो हमारा बजट कौन सा होता है, जहाँ पर हमारे एक्सपेंडिचर्स इनकम से कम होनी चाहिए या फिर दोनों को इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में एक्सपेंडिचर्स हमारे इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो बजट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल क्या, फिस्कल मीन्स टैक्स होता है, ये जो पूरा एक फिस्कल ईयर होता है जहाँ पर हमारा जो, हम इसे अकाउंटिंग ईयर भी कह सकते हैं, फिस्कल ईयर भी कह सकते हैं, जिसमें एक साल के लिए हम इस बजट को यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, प्रिडिक्शन के हिसाब से बनाया जाता है सारा बजट, ठीक है। हम यह बात कर रहे हैं बजट डेफिसिट के बारे में, ठीक है। बजट डेफिसिट जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे और हमारी इनकम कम हो जाएंगी। तो
अगर ये पढ़ना है तो मिलते हैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आपको बजट डेफिसिट के बारे में डिटेल में समझाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय। इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ओके।